आज हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को लेकर के आए हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को जो है कि हमने पहले ही सर्वनाम के बारे में बता दिया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे आज की। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है कि कौन कौन से जो है काइंड्स आते हैं, प्रोनाउन में कौन कौन से काइंड्स आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो हम आज इस सभी के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि जो है कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन को हम दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम सीधा जो है कि इन सभी के बारे में चलते हैं कि ये क्या हैं। तो चलिए जो है कि हम पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जो किसी स्त्री, पुरुष या प्राणी का बोध कराते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जो किसी प्राणी, व्यक्ति, स्त्री या पुरुष का बोध कराते हो तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अब आपको बता दें, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो सर्वनाम हैं आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, ये सब, ये आपके जो है कि देखिए आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये आपका जो है कि प्राणी के लिए जो है कि कहने मतलब स्त्री या पुरुष के लिए जो है कि बोध कराता है। ये सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जो है कि ये किसी स्त्री, पुरुष के लिए बोध कराते हैं। लेकिन ये जो सर्वनाम है इट, ये प्राणी या बेजानदार वस्तुओं के लिए जो है कि बोध किया जाता है। तो अब हम इसमें ये जान गए कि ऐसे सर्वनाम जो प्राणी, व्यक्ति या स्त्री का बोध कराते हैं उन्हें हम जो है कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपनी बात या किसी बात को स्वयं कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम आई का प्रयोग करते हैं। यू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं। तब ऐसे अवस्था में, तब ऐसे कंडीशन में हम यू का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ही और सी का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई बात किसी के विषय में कहा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम ही और सी का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो है कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझ में आ गया। अब जो है कि सीधा अब हम दूसरे प्रोनाउन के बारे में चलते हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। दूसरा आपका जो प्रोनाउन था वह था इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, हिंदी में हमने पहले ही बताया, इसे जो है कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो या जिनसे प्रश्न पूछा जाए वे इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर व्हाट शब्द लगा देने से यह इसके अर्थात जो है कि ये इससे जो है कि संबंध में जो है कि वहाँ पर जो है कि पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये प्रश्न पूछ रहा है व्हाट शब्द लगाने से, व्हाट लगा करके वहाँ पर प्रश्न पूछा गया। दूसरा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसमें भी जो है कि वेयर शब्द प्रश्न पूछने का बोध कर रहा है।
तो ये आपका इंट्रागेटिव जो है कि प्रोनाउन के अंतर्गत आ रहा है। व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह भी प्रश्न पूछ रहा है व्हाट शब्द लग करके। तो ये सभी आपका जो है कि ये व्हाट, वेयर, यहाँ पर व्हाट, व्हाई, ये सब जितने भी जो है कि आते हैं ये आपका जो है कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिनसे जो है कि ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध कराता है तो वह हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन कहलाता है। चलिए अब जो है कि नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में चलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अब हम चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और जो है कि इनसे ठीक पहले आए हुए संज्ञा से ये संबंध प्रकट करते हैं, और ठीक इनसे पहले आए हुए संज्ञा से क्या करते हैं, अपना संबंध प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब दिस इज द गर्ल, who sang a song। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से, यह वही लड़की, इसका हिंदी जानते पहले, यह वही लड़की है जो एक गीत गाई, यह वही लड़की है जो एक गीत गाई। अब देखिए यहाँ पर हु जो शब्द आया, हु यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो है कि दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। पहले बात तो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो दो सेंटेंस कौन है, दिस इज द गर्ल एक सेंटेंस हो गया, शी sang a song वह गीत गाई दूसरा था। अब इन दोनों को मिलाने के लिए जो है कि जो सेंटेंस यहाँ पर जोड़ा गया, जो जोड़ने के सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है ये है हु, और यह जो है कि ये हु शब्द आ करके ठीक उसके पहले संज्ञा का क्या कर रहा है, वहाँ पर जो है कि उसका संबंध प्रकट कर रहा है। तो जो है गाना गाने का कार्य कौन किया है, वह लड़की के बारे में बता रहा है कि वही लड़की है जो गीत गाई थी। जो शब्द लगा है किसके लिए, लड़की के लिए, लड़की से उसका जो है संबंध प्रकट कर दिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब आप समझ गए कि हु शब्द जो आया है यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट और बता रहे हैं आपको, दिस इज बुक, एक मिनट सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द बुक, अब नेक्स्ट ऐसे समझा रहे हैं आपको, द बुक which you have read is mine। देखिए अब इसका हिंदी, वह किताब जिसे तुमने पढ़ लिया है, वह किताब जिसे तुमने पढ़ लिया है मेरी है। वह किताब जिसे तुमने पढ़ा है या पढ़ लिया है वह मेरी है। अब देखिए किताब से जो है, अब यहाँ पर विच जो शब्द लगा है ये किताब से संबंध प्रकट कर रहा है कि किताब को जो तुमने पढ़ा है वही किताब मेरी है। अब विच जो लगा है यहाँ पर, विच आपका कौन सा प्रोनाउन में आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध दर्शा दिया। दो वाक्यों के बीच को जो है जोड़ने का प्रयास किया, और ठीक पहले से आए हुए जो है संज्ञा का क्या कर रहा है, वहाँ पर संबंध प्रकट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में विच को हम जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रख लिए। एक एग्जांपल और आपको देकर समझा रहे हैं। द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट इज माई ब्रदर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, वह लड़का जिसकी कलम खो गई थी, हुज पेन वाज लॉस्ट,
जिसकी कलम खो गई थी इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब यहाँ पर कलम खोने के लिए जो है, अब यहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य इसने हुज ने किया है और हुज से आए हुए पहले संज्ञा का जो है कि वहाँ पर संबंध प्रकट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हुज भी आपका क्या बना, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आया, रिलेटिव सर्वनाम बना। ठीक, आपको जो है कि अब ये रिलेटिव सर्वनाम संबंध में आ गया। अब हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब चौथा चलते हैं। चौथा आपका था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक, इसे हिंदी में संकेतवाचक कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे हमारे जो है कि संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या हम उन्हें जो है संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की ओर क्या करें, संकेत करें, इशारा करें, तो उन्हीं को हम जो है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, दिस इज ए बुक, दैट इज ए टेबल। दो एग्जांपल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो यह किताब मतलब किताब की ओर उसने क्या किया है, संकेत किया है। थोड़ा हिंदी पर ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यह एक किताब है, कहने मतलब किताब नज़दीक है, किताब नज़दीक है। यह का प्रयोग, जिसका प्रयोग नज़दीक वस्तुओं के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग जो है कि दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यह एक किताब है, नज़दीक वस्तुओं को बताने के लिए किया गया है, संकेत कर रहा है वहाँ पर कि यह किताब है, इशारा करके बता रहा है। और जो है कि दैट का प्रयोग जो है कि वहाँ पर दूर की वस्तुओं के संकेत करके बता रहा है कि वह एक मेज है, दैट इज टेबल। तो यहाँ पर दिस जो है, दैट जो है, ये दोनों आपके किस प्रोनाउन के अंतर्गत आए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ गए, संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। अब आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। पांचवा अब आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है। विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक ये अलगाव को दर्शाएगा। विभाग सूचक का मतलब है यहाँ पर अलगाव। ऐसे सर्वनाम ये वाक्य में जो है कि प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से हर एक को, प्रत्येक को सूचित करेगा। ऐसे सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करें तो उन्हें हम जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, हम उन्हें विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए जो है कि अब आपको जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। ईच ऑफ टू सिस्टर्स सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर इच जो शब्द लगा है अलगाव को दर्शा रहा है। साधारण तौर से आप तो बस इतना देखे होंगे, इच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, लेकिन यहाँ पर जब हिंदी निकालेंगे तो इसका अर्थ अलग निकलेगा। ईच ऑफ टू सिस्टर सिंग्स ए सॉन्ग, दोनों लड़कियों में से कोई एक, ईच ऑफ टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में से कोई एक, सिस्टर्स है लड़कियां नहीं बहन, दोनों बहनों में से कोई एक सिंग्स ए सॉन्ग गीत गाती है, दोनों बहनों में से कोई एक गीत गाती है। अब वहाँ पर दो बहन थे, अब दो बहन में से वहाँ पर अलगाव कर दिया, उसमें बता दिया कि दोनों बहनों में से कोई एक। अभी तक देखिए हिंदी में क्या था, यहाँ पर प्रत्येक, आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, आप शब्द लगते ही वहाँ क्या कर दिया, वहाँ पे अलगाव को दर्शा दिया।
कि दोनों बहनों में से कोई एक गीत गाती है। तो यहाँ पर इच आपका जो है कि वहाँ अलगाव दर्शाया और ये आपका किस में चला गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। दूसरा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। आइदर आप यू कैन, आइदर आप यू कैन, तुम में से ही कोई कर सकता है, तुम में से ही कोई कर सकता है। अब वहाँ पर एक ही लोग के बारे में बताया गया है, तुम में से कोई ये कर सकता है, तुम में से एक ही कर सकता है। अब यहाँ पे आइदर शब्द लगा, आइदर के बाद देखिए यहाँ पर आप लग गया है, तो ऐसे में जो है आइदर का जो है कि यहाँ जो दर्शाया है अलगाव दर्शा दिया है, तुम में से कोई एक या तुम में से ही एक कर सकता है, तो ये आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत आ गया। तीसरा आपको समझा रहे हैं, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट पास्ड, द टू स्टूडेंट पास्ड। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट, दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं। हिंदी में क्या जा रहा है, दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं पास हुआ, दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी पास नहीं हुआ। अलगाव दर्शा दिया। अलगाव था कि वहाँ पर ये बतलाया गया कि दो विद्यार्थी थे, लेकिन वहाँ पर जो है कि दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी, कम से कम एक ही पास हो गया होता, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं पास हुआ। तो ऐसे कंडीशन पे नाइदर आपका जो प्रयोग हुआ है, ये भी आपका जो अलगाव दर्शा रहा है, और ये आपका जो किस में चला गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ गया। अब आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम या फिर हम इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है और अन्य किसी पर नहीं पड़ता है, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। हमने क्या बताया, जिस सर्वनाम से कार्य का प्रभाव, काम का प्रभाव स्वयं एक ही व्यक्ति पर पड़े और अन्य व्यक्ति पर जो है उसका प्रभाव ना पड़े, उसे हम जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल से अब आपको समझा रहे हैं। आवर कैप्टन हर्ट अब देखते हैं जो है कि आवर की जो है कि वहाँ पर आवर कैप्टन हर्ट हिमसेल्फ, एक ये हो गया। दूसरा ले रहे हैं आपके लिए, दूसरा और भी एग्जाम्पल हम आपको दर्शा दे रहे हैं। द थीव्स हाइड जो है कि हाइड का सेकेंड रूप है छिपना का, देमसेल्व्स। अब देखिए जो कि पहले वाले का हिंदी क्या जा रहा है, अब वहाँ पर पहले वाले सेंटेंस का, आवर कैप्टन हर्ट हिमसेल्फ, हमारे कप्तान ने स्वयं को चोट पहुँचा लिया, चोटिल कर लिया। हमारे कप्तान ने स्वयं को चोटिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है कि हिमसेल्फ जो लगा है, केवल कप्तान के ऊपर ही यहाँ पर भार गया है, किसी अन्य पर भार नहीं गया है, किसी अन्य पर जो है कि उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल जो है कि कप्तान के ऊपर ही पड़ा है हिमसेल्फ लग जाने से वहाँ। तो हिमसेल्फ जो है आपका, ये आपका किस में जा रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब चोर, यहाँ पर द थीव्स लगे, मतलब कई चोर हैं वहाँ पर। द थीव्स हिड देमसेल्व्स, चोरों ने स्वयं को छिपा लिए, अर्थात चोर लोग स्वयं छिप गए, तो जितने चोर थे, बहुत से चोर थे, वे स्वयं क्या हो गए, छिप गए। तो वहाँ पर चोर पर ही जो है छिपने का जो है प्रभाव जो जा रहा है,
वह स्वयं चोर पर ही जा रहा है। तो देमसेल्वेस जो लगा है ये आपका जो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आया। एक महत्वपूर्ण बात और आपको समझा रहे हैं, एक वचनकर्ता के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, एक वचनकर्ता के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ताओं के लिए देमसेल्वेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर आवर कैप्टन, हमारा कप्तान एक था, एक ही कप्तान के लिए बोध हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे हम वहाँ पर सेल्फ लगाए हैं। और द थीव्स, बहुत से चोर हुए हैं, इसलिए हम वहाँ पर अंतिम में हमने क्या लगा दिया है, सेल्वेस लगाया है, देमसेल्वेस। तो वहाँ पर सेल्वेस का प्रयोग आ गया। ठीक, तो अब आपको ये भी जो है जानकारी हो गई। और एक इसमें जो है कि अब आपका एक तुलना कराते हैं हम, एक जो है कि अभी तक हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जो है कि आपको थोड़ा एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में भी तुलना करा देते हैं। ये दोनों सर्वनाम जो है देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन में भी बिल्कुल ऐसे ही शब्द देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सर्वनाम जो है कि आ जाते हैं। और स्टूडेंट कभी कभी ये सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें जो है कि जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत लें या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत लें। एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक का मतलब कोई भी जो है कि वहाँ पर अगर काम होगा तो वहाँ पर कोई भी कार्य करने से पहले जो है किसी व्यक्ति के ऊपर जो है जोर दिया जाएगा, दबाव डाला जाएगा। जोर देकर के जब किसी बात को कहा जाएगा तो हम उसे एम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, आई माई सेल्फ हियर्ड इट। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझा रहे हैं, ही हिमसेल्फ सेड सो। ये भी एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, द ट्री इटसेल्फ फेल, गिर जाना, फेल ले ली। अब देखिए यहाँ पर आई माई सेल्फ हियर्ड इट, मैंने इसे स्वयं ही सुना था। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो है कार्य का जो है कि उसी के ऊपर ही जोर दिया गया है, किसी एक व्यक्ति पर जो है जोर दे करके कहा जा रहा है। अब ऊपर वाले में एक व्यक्ति पर जोर नहीं दिया, वो तो सामान्य बात रखा गया था कि हमारे कप्तान ने स्वयं को क्या कर लिया, चोटिल कर लिया, चोट पहुंचा लिए, या हमारे कप्तान स्वयं चोटिल हो गए। अब इसमें जो है क्या कहा गया है, आई माई सेल्फ हियर्ड इट, मैंने इसे स्वयं ही सुना था। अर्थात उस व्यक्ति के ऊपर, जो सुनने वाला है, उसके ऊपर जोर दिया गया है कि वह स्वयं जाकर के उस चीज को सुना है। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने ऐसा स्वयं ही कहा था। कहने का बाद जो रखा गया है वह वही व्यक्ति कहा है। द ट्री इटसेल्फ फेल, पेड़ स्वयं ही गिर गया। तो यहाँ पर जोर देकर कहा जा रहा है ना। तो ये है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में एक बात और आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तो ये हमेशा किसी संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद लगाए जाते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन में ये ज़्यादातर जो है कि ऐसा यूज किया जाता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद इनका जो है कि एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज कर दिया जाता है। तो वहाँ पर अर्थ जो है कि जोर दबाव डाल करके जो है कि बात कही जाती है, तब इसका अर्थ जो है कि जोर देने पर जो है अर्थ प्रकट करवा देता है। तो आपको एम्फैटिक प्रोनाउन भी समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। परस्परवाचक सर्वनाम।
परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम क्या है? ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो संबंध जो है कि आपस में जो है कि ये संबंध स्थापित करते हैं, आपस में जो है कि संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें जो है कि हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आपको जो है कि यहाँ पर समझा रहे हैं अब एग्जाम्पल के माध्यम से। नीरज एंड अनिल, नीरज एंड अनिल लव ईच अदर, लव ईच अदर। दूसरा, वी हेल्प्ड वन अनदर, इसे हम दूसरे तौर से यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो सर्वनामों के बीच प्रस्तुत होते हैं, दो सर्वनामों के बीच में जो है कि मिलकर के दो सर्वनामों को जो है कि मिला करके एक बनाया जाता है, दो सर्वनामों को मिलाकर एक बनाया जाता है, और वे जो है कि ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, और वे ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं और उनका संबंध जो है किसी संज्ञा से होता है, तो वह जो है कि हमारा जो है कि रेसिप्रोकल परस्परवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ईच अदर, वन अनदर, ये यहाँ पर ईच प्लस अदर दो सर्वनाम से मिलकर के बना है, दो सर्वनामों को मिलाने पर बना है। इसमें वाले में भी वन प्लस अनदर, ये भी दो सर्वनामों को मिला करके बना है, दो सर्वनामों से मिलकर के बना है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। लव के बाद देखिए यहाँ पर ईच अदर आया है, हेल्प के बाद वन अनदर आया है। लव हमारा क्रिया है यहाँ पर प्रेम करना, हेल्प भी हमारा क्रिया है यहाँ पर सहायता करना। इनके तुरंत बाद जो है कि ऑब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग हुआ है और संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो अब ऊपर वाले का जो है कि हिंदी दिखते हैं हम। नीरज एंड अनिल, नीरज और अनिल एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और नीचे वाले का हिंदी क्या बता रहा है? वी हेल्प्ड वन अनदर, हमने एक दूसरे की मदद की, हमने एक दूसरे का सहयोग किया। ठीक है। अब जो है कि आपको वन अनदर के भी बारे में ये वन अनदर ईच अदर, ये आपका जो है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आया, और ये आपका जो है कि वहाँ पर परस्परवाचक सर्वनाम के तहत आए। चलिए आपको जो है कि ये भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतिम वाले पर अब चलेंगे हम। अंतिम वाला आपका जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलिए इनके बारे में जो देखें। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में अब हम आपको समझा रहे हैं। ये किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान वस्तु के बारे में बोध नहीं कराएगा, तभी तो अनिश्चित कहा जाएगा ना। और जब निश्चित बोध करा दिया तब तो डिफिनिट में चला गया, इंडिफिनिट कहाँ हुआ? एग्जाम्पल में ऑल न्यू दिस मैटर, एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं हम। दूसरा, सम सेज दैट ही इज पुअर, ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल भी आपको जो है कि वहां समझा रहे हैं। नन हेल्प्ड मी, चौथा
जितना एग्जाम्पल आपको देकर समझाएंगे उतना ही जल्दी ये समझ में आएगा। somebody का भी प्रयोग किया जाता है। somebody has stolen my book। पांचवा, nobody का भी प्रयोग आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। nobody went there। ठीक, चलिए अब इसका हिंदी जानते हैं। ऑल न्यू दिस मैटर, सभी लोग इस मामले को जानते हैं। ओह सॉरी, सभी लोग इस मामले को जान गए। सेकेंड रूप लगा है ना, न्यू का जो नो का जो है कि न्यू शब्द लग गया है वहाँ पर। सभी लोग इस मैटर को जान गए। अब देखिए सभी लोग में कितने लोग हैं, सभी लोग में कितने लोग हैं। सभी में जो है कि ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जो है कि संख्या उनकी बताई है कि 15 है, 20 है, 25 है, कि इतने लोगों ने मिल कर के उसे जो है कि मैटर को जाना है, ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। इसलिए आल जो शब्द आया है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाया, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आ गया। सम सेज, कुछ लोग कहते हैं कि वह गरीब है। कुछ लोग में कितने लोग हैं ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो सम आपका जो है कि यहाँ पर सम भी आपका जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आया। नन हेल्प्ड मी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तो किसी ने भी जो है नन जो शब्द आया है तो वहाँ पर भी जो है कि ये स्पष्ट किया कि किसी ने भी मतलब कौन था वहाँ पर, लड़का था, लड़की, महिला था कि पुरुष, कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए नन भी जो है कि वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत गया। समबडी हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब को क्या कर लिया, चुरा लिया। अब किसी में कौन है चुराने वाला, वो भी स्पष्ट पता नहीं हो पा रहा है, तो यह भी जो है कि आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आया। नोबडी, नोबडी वेंट देयर, कोई भी वहाँ नहीं गया। लड़के थे, बुढ़े थे कि जो है कि और भी लोग थे, स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। नोबडी यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी आपका जो है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आया। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आए, ऑल, सम, नन, समबडी, नोबडी, ये सभी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आए। अगर आपको हमारी जो है कि वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।